आज हम लोग कर रहे हैं हाँ लेंस कैसा है? वो उससे मतलब नहीं तुमको, वो बड़ी इमेज मिलेगी, बस इतना जान लो। मतलब तुम कह रहे हो सीट में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? वो दिखेगी तुमको, इमेज दिखेगी। बाकी चीज़ें और कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन वो इमेज दिखे। देखो भाई इधर, ओए आज केस 2 करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बेटा ध्यान से सुनो लड़के, अब कहोगे सर फोकस में अगर ऑब्जेक्ट होता है वो तो रियल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो यार, अगर ये लेंस है, ये फोकस है, आप जरा बताओ फोकस में ऑब्जेक्ट रखे थे तो रे डायग्राम कैसे बना था? वो तो इधर चला गया था ना। अब जरा ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे कैसे इमेज बनेगा भाई? तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ये फोकस है तो दैट इज दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द एफ। किधर साइड? हल्का सा अंदर। एग्जैक्ट अगर आप एफ करोगे ना तो क्या होगा पता है? वो तो रियल इमेज बनाने जा रहा है, तो मैग्नीफाइंग की तरह कहाँ काम करने लगा। हमें अगर देखना है तो सेम साइड में इमेज बनना चाहिए ना बेटा, बोलो सेम साइज में बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, फोकस से जस्ट एकदम बगल में लाइन है, तो अब अगर ये लाइट रेस जाएगी, देखो ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों इन्फिनिटी चली गई, और यही लाइट रेस कहाँ पे पीछे जाएंगी? ये देखो इधर, ठीक है ना, ये लाइट रेस इधर। तो कहाँ पे बन रही इमेज आपकी? इधर से। और कहाँ से देख रहे हो आप? ये। बोलो बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ है मेरा? ऑब्जेक्ट अभी भी फोकस के अंदर ही है। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? रे डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, इसको फिर से एक बार बनाते हैं। शांत हो जाओ। मार देंगे कंटाप। देखो ध्यान से, ये है, ये आपका आई है, ठीक है, ये रेड आई, ये आपका इमेज बन गया। ये कौन सा केस है? सेकंड केस है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। और ये रहा आपका फोकस, दैट इज एफ। क्लियर है? ये फोकस एफ है, और इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस के जस्ट बगल में रखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, एक और लेंस नहीं लगाना पड़ेगा। इन्फिनिटी मतलब आसमान पे नहीं, मैंने आपको बताया है कि अच्छा जरा सोचो, जरा मेरी बात सुनना, कि ऑप्टिकल बेंच इतनी छोटी होती है ना, तो इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए एक काफ़ी लार्ज वैल्यू की तरह ट्रीट हो। जैसे मैंने आपको बताया था, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं आसमान के ऊपर उस पर्टिकुलर मतलब कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो लेंथ होगी वो काफ़ी दूर होगी, तो उसको इन्फिनिटी माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जरा इस चीज़ में हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि आखिर कैसे काम करने वाला है। तो इमेज तो बन गया। अब उस केस में देखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन में बन रहा था, यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है? फोकस से एकदम जस्ट एकदम बगल पे, तो यानी डिस्टेंस क्या होगी? ये एफ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखो, क्योंकि इस केस में भी हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर लिखो, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखिए। Magnifying power, in this case magnifying power is defined as, फिगर बना लो अच्छा पहले। हाँ लिखिए, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज formed at infinity, angle subtended by the image formed at the infinity
magnifying power is defined as the ratio of angles subtended by the image formed at infinity to the angle subtended by the object when it is placed at the least distance of distinct vision, at the eye, आई बोले तो EYE वाला, EYE। अब जरा डेफिनेशन समझना क्या बोला कि किसका रेशियो, उस एंगल का रेशियो जब इमेज इन्फिनिटी पे थी, तो इमेज देखो इन्फिनिटी पे है ना, तो जो इन्फिनिटी से ये एंगल बन रहा है वही तो ये ट्रायंगल भी बना रहा है ना, तो यानी ये बीटा हो गया। अब अल्फा क्या होगा, तो इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं उठा करके यहाँ पे देखो साइड में नहीं बना देता हूँ एंगल, ये AB है और कहाँ पे रख दिया इसको मैंने D पे, तो इसने इस लेंस के पास एंगल बनाया कितना, अल्फा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, तो ये कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, D पे। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या, हाँ 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर, क्लियर। फिर से सुनो, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म एट द इन्फिनिटी, तो जो इन्फिनिटी से यहाँ पे एंगल बन रहा है वही तो ये इसने बनाया ना, क्लियर है। और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके डी वाली पोजीशन में रख देंगे तो एक और एंगल बनेगा जो कि अल्फा होगा। तो यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा के डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर m जो हो जाएगा वो बीटा अपॉन अल्फा होगा, सिमिलर टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है ना। अब जरा हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा, AOB करोगे तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपॉन OF। अच्छा OF यहाँ पे कितना होने वाला है, ये तो F होगा ना, बोलो F हो जाएगा, तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए AB अपॉन माइनस F। क्लियर है बच्चे, ठीक। अब बात समझ में आ गई। अब ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ये A डबल डैश ले लो, A डबल डैश B डबल डैश, तो ट्रायंगल A डबल डैश O B डबल डैश tan अल्फा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन OB, तो यहाँ से इक्वल करके कितना आ जाएगा, ये AB अपॉन माइनस D आ जाएगा। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपॉन माइनस F इंटू AB इंटू माइनस D, AB से AB माइनस है माइनस D बाई FE। देखो भाई ये आया, अब जरा देखो इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, क्या U पे डिपेंड कर रही थी, क्योंकि U चेंज ही नहीं हो रहा है इस केस में, U की तो एक ही पोजीशन है, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि, ध्यान से सुनना, डिफरेंस ये आया कि बेटा यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आया है वो उससे क्या हो चुका है, 1 कम हो चुका है, यानी जो मैग्निफिकेशन एट डिस्टिंक्ट विजन में बन रहा था वो 1 प्लस D बाई FE था, और यहाँ पे कितना हुआ, D बाई FE, ठीक है ना। इसकी मैग्निफिकेशन कम है, लेकिन फायदा इसमें सिर्फ इतना है कि ये रिलैक्स्ड आई से आप देख सकते थे इसको, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा तब जाकर के अच्छा 25 सेंटीमीटर में दिखेगा, लेकिन ये कैसा दिखेगा, ये रिलैक्स्ड आई से दिखेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नोट करो जल्दी से ये वाला। इसमें पहले वाला कौन सा केस, वो जब इमेज बन रही थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में 25 पे, और ये कहाँ बन रहा है 25 से भी और आगे। अब हेडिंग डालिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, ये है सर, देखिए ऐसा तो पता था लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए भाई, ठीक है ना। तो हम लोगों को रे डायग्राम बनाना है, हम लोगों को वो वाला डायग्राम नहीं बनाना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप फिगर बना के रख दो, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इस चीज को देखना, देयर आर 2 लेंसेज, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, 2 लेंस होते हैं, ठीक है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। जो छोटा लेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जो बड़ा होता है उसको आई पीस बोलते हैं। इसका बोलने का एक रीज़न ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास, और आई पीस मतलब बोले तो ये आई के पास। क्लियर है? हाँ, तो ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट के पास और ये आई के पास। क्लियर है? ठीक है। अब जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ध्यान से सुनना। खास बात क्या होनी चाहिए, कौन सा लेंस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कौन सा आई पीस होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा होना चाहिए, फोकल लेंथ भी छोटी होनी चाहिए। क्या खास बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा अपर्चर, छोटी फोकल लेंथ। क्लियर है? आई पीस का बड़ा फोकस लेंथ और बड़ा अपर्चर। रीजन सुनना क्यों, रीजन सुनिएगा क्यों ऐसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये है इसका फोकस, ठीक है ना, FO, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए FO, ठीक है ना। हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखते हैं AB, तो अगर फोकस से दूर होगा बेटा, फोकस से दूर होगा तो आपकी जरा इमेज देखो कहाँ बनेगी, रियल इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये। तो देखो ये रियल इमेज बनाया इसने, A डैश B डैश। बोल बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। तो पहली बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि सर फोकल लेंथ इसकी क्यों कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर मान लो बड़ी फोकल लेंथ कर देते, ये इसके अंदर आ जाता, तो यही इसको वर्चुअल ओरिएंटेड दे देता, तो इसका तो कोई काम ही ना होता, है ना। तो हमें क्या चाहिए, इसकी मैग्नीफाइंग पावर को बड़ा करना है। केवल इसके अकेले भर से काम नहीं चलने वाला, तो उसने क्या किया, फोकल लेंथ छोटा रखोगे तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, रियल इमेज करेगा। यानी इसने अपना काम तो कर दिया, अब दूसरा वाला क्या काम करेगा। अगर इस लेंस से इस लेंस के जो इमेज बना, इसका जो इमेज है वो इसके फोकस के अंदर आ गया, अगर सपोज देखो ये जो है ये FE है, मतलब इसके फोकस के अंदर पड़ गया ना ये, तो पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए किसकी तरह ट्रीट करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो ये हो गया FE, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर यहां से, ये ठीक है ना। तो बेटा अगर पहला केस हम लोग कर रहे हैं जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में सारी चीजें बन रही हैं, ये देखो ये रहा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ, तो इसमें खास बात क्या बनी थी, जो ऑब्जेक्ट था ना बेटा, जो ऑब्जेक्ट था उससे इन्वर्टेड इमेज बन रही थी तुम्हारी, लेकिन मैग्नीफाइड कितना है जरा देखो ध्यान से। ये जो मैग्नीफाइड किया सो किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, और मैग्नीफाइड करके इतने छोटे ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा बना दिया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या, नाम से क्लियर है, कंपाउंड, दो लोगों का और दो लोगों के साथ काम हो रहा है। एक छोटे वाले लेंस ने तो इसको मैग्नीफाइड किया ही था, साथ में बड़े वाले ने अपना भी काम किया, तो देखो और बड़ी इमेज बनी। बस बात क्या हुई कि इसमें इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी, ठीक है ना। फिर से एक बार सुनते हैं कैसे हुआ, पहले मेरी बात सुनो, फिगर एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे कैसे लगा। इसको बड़ा लगा देते, अब सुनो, जैसे इनका कहना है कि सर इसको बड़ा कर देते ना, अपर्चर इसका बड़ा कर देते। ध्यान से सुनो, अपर्चर बड़ा करने से क्या होता है, लाइट रेज डेविएट नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो डेविएशन पावर होती है वो कॉर्नर्स में ज्यादा होती है, मिड में उतनी ही कम होती है। आपने देखा इस बात को। तो अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट था आपका, इतना बड़ा लेंस ले लोगे, लाइट रेज यहां से कहीं डेविएट ही नहीं हो रही, सीधी की सीधी निकल जाएंगी। तो इसलिए इसका अपर्चर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दो रीजन बताए हैं आपको, क्या क्या, अपर्चर छोटा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस का, फोकल लेंथ भी छोटी होनी चाहिए। फोकल लेंथ क्यों छोटी होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर फोकल लेंथ इस फोकस मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस फोकस के अंदर आ गया तो ये वर्चुअल इमेज अपने आप बना देगा, तो आईपीएस का कोई यूज नहीं रह जाएगा। जो हाँ, तो अब रखें तो क्या मतलब है, अब इससे ले रखने से क्या अच्छा, इससे अच्छा ये है कि फोकस कम ले लो तो अपने आप वो बाहर ही रहेगा और रियल इमेज बनाएगा। तो पहली बात क्लियर है, पहला पॉइंट क्या क्लियर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। आईपी और अपर्चर क्यों छोटा होना चाहिए, सर जो डेविएशन पावर होती है वो कॉर्नर्स में ज्यादा होती है, मिड में कम होती है। अगर आप बड़े अपर्चर का ले लोगे तो क्या होगा, लाइट रेज सीधे सीधे निकल जाएंगी, डेविएट ही नहीं कर रही हैं। तो रीजन समझ में आया। अब देखो ये AB ऑब्जेक्ट हमने लोगों ने लिया था,
इस ए बी ऑब्जेक्ट को जो हम लोगों ने लिया, इसने लाइट रेज देखो यहां से गई और इन्होंने रियल इमेज बनाई कहां पे, ए डैश बी डैश। क्लियर है? दिस ए डैश बी डैश ट्रीट एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस, और इस तरह से बना है कि जो ये इमेज गया है वो इसके फोकस के अंदर है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ देखो कितनी है, इसकी फोकल लेंथ है एफ ई, और यहां से इसकी फोकल लेंथ कितनी है एफ ओ। यहां से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बना, वी ओ क्यों लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का इमेज है ना, और इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इधर। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अब आईपीस से ऑब्जेक्ट की इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई सर, इसका u है तो ये u e। फाइनली कितना डिस्टेंस पे बना, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है तो दिस इज डिस्टेंस d। फिगर नहीं आया? कुछ टाइम तक तो इसका फिगर रे डायग्राम बनाने के लिए 2 नंबर का आता था। अब बताओ ये रे डायग्राम बनाने में, लेबल करने में लड़का 2 नंबर नहीं ला पाता था। बोल बात समझ में आई नहीं आई? पहले इसको बनाओ। देखो बेटा, ओए लिखिए, इसके जो पार्ट्स हैं वो 2 मेन पार्ट्स हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा है आईपीस लेंस। तो लिखिए ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है और कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस this lens is very close to the objective. This lens is very close to the object, so that named as objective lens. ऑब्जेक्ट के पास रहता है इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है? Its aperture and focal length should be small. Aperture and focal length should be small because object is very small, comma when aperture become large, all light rays goes through center of the lens. All rays falls on goes through center of the lens. So there is very less deviation in the rays. There is very less deviation in the rays. आगे बात समझ में? तो इसलिए अपर्चर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फोकल, दूसरा पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल जस्ट बिकॉज इट फॉर्म रियल इमेज। फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल सो दैट इट फॉर्म रियल इमेज and real image of this lens, image by this lens treat as image by this lens treat as object for eyepiece lens. फिर से, focal length of the lens should be small just because it form real image and image formed by this lens treat as object for eyepiece lens. मेन रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये फोकस के अंदर आ गया तो फिर वर्चुअल इमेज बना लेगा तो आईपीस का कोई यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है? ओके। दूसरा है आईपीस लेंस, हेडिंग डालो। हाँ, आईपीस लेंस लिखो। This lens is very close to the eye, so named as eyepiece lens. This lens is very close to the eye, named as eyepiece lens. Clear है? Its focal length and aperture should be large. Its focal length and aperture should be large. क्यों? क्योंकि इससे आने वाले जितनी भी लाइट रेज हैं
वो सबके सब इसी लेंस से पास हो जाएं। ऐसा ना हो कि अगर इस लेंस को आपने छोटा कर दिया ना तो पता लगा यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो यहीं से होते हुए इधर निकल गई, तो लेंस ही छोटा है तो कहाँ से इसमें डिफ्रैक्शन होगा। फिर से बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये लेंस बड़ा होना चाहिए ताकि इधर से जो रेज आ रही हैं वो यहाँ से लड़ने के बाद और इधर से जाए और फिर फाइनली इधर आ जाए। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है ना? तो अगर छोटा होगा तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे? लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट रेज after refraction through objective lens completely fall on eyepiece, completely fall on eyepiece so that aperture of the eyepiece lens should be large। ठीक है? और फोकस किसका क्यों बड़ा होना चाहिए? फोकल लेंथ क्यों बड़ी होनी चाहिए? ताकि इसका जो इमेज है वो उसके फोकस के अंदर आ सके। क्लियर है? अंग्रेजी मेरे से ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रांग है तो तुम लिख सकते हो। चलो, तो आई होप आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान गए कि लेंस छोटा बड़ा कैसे क्या होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। ओए, मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? लिखो, मैग्नीफाइंग पावर, वही डेफिनेशन। अब ये पहला केस है, कौन सा? इमेज कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है ना? तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, angle subtended by the image तुम्हारे घर से अभी क्या मैं बोल रहा था? हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज when it is placed at the least distance of distinct vision। नहीं, डेफिनेशन क्या बोलो तुम? एंगल सबटेंडेड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सबका सेम नहीं है, फिर से ध्यान से देखो दूसरा वाला डेफिनेशन जो लिखा था, when both are placed at the least distance of distinct vision। ठीक है ना? कहोगे सर बोथ कैसे? चलो, इसको तो हमने रख दिया, ये तो डी पे बन रहा था, तो इसने कितना एंगल बनाया था यहाँ पे? बीटा, अल्फा के लिए। इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, ये लो, कितना एंगल इसने बनाया? अल्फा। कितना एंगल बनाया यहाँ पे? अल्फा। ठीक है, ये ट्रायंगल भी नीचे बना लेना। तो तुम जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स बाहर हैं। क्लियर है? तो अब ये दो एंगल बन गए। ठीक है बेटा? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम लोग यहां पे मैग्निफिकेशन की बात करें जब, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा अपॉन अल्फा, यानी सिमिलर टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा यहां से कितना हो जाएगा? देखो भाई, ये डिस्टेंस हमारे लिए कितनी है? UE है ना, लिखा हुआ है। ठीक है, और लाइट रेस किधर से जा रही है? ध्यान देना, ये रही लाइट रेस। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा a डैश tan बीटा। हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। ट्रायंगल a डैश, इसको हम लोग नाम देते हैं OE और इसको देते हैं O। ठीक है, तो ट्रायंगल A डैश EOE इंटू बी डैश। तो यहां जब ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से कितना हो जाएगा? tan बीटा
ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई। माइनस क्यों? लेफ्ट साइड है। क्लियर है? देख लो भाई tan बीटा आया नहीं आया? फिर से बताऊं? फिर से देख लो। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ये है टू द ऑब्जेक्ट ये बना व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये एंगल हुआ ए डैश ओ ई बी डैश, तो tan बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है? अगेन ट्रायंगल ए ओ ई बी नीचे वाला। ठीक है? तो यहां से कितना हो जाएगा? tan अल्फा ए बी अपॉन ये डबल डैश है ना? ओ बी। हाँ कहाँ पे? ये इसको ए बी रखा है। ठीक है? तो अब यहां से कितना हो जाएगा? ये ए बी अपॉन माइनस डी। पुट द वैल्यू ऑफ tan बीटा एंड tan अल्फा। तो कितना हो जाएगा? दूसरा ट्रायंगल ये वाला। उसमें बताइए। इसी में इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दो बस, यहाँ पे जो बनेगा। वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे क्या? कौन सा? नहीं भाई, बस जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट को उसी पे रखना है। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये हो गया। अब m की वैल्यू को जब रखेंगे तो a डैश b डैश अपॉन माइनस यू ई इंटू डी अपॉन ए बी। ए यार शांत रहो। तो अगर ध्यान से सुनना बच्चे, ये हाइट ऑफ इमेज है 1, सॉरी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे दूसरे इस केस के लिए हाइट ऑफ इमेज बन गया था कि नहीं बन गया था? तो यानी a डैश b डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? माइनस एच इमेज माइनस यू ई डी अपॉन एच ओ। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और डी भी कैसा है? माइनस में तो था। तो यानी माइनस एच ई अपॉन एच नॉट इंटू डी बाई यू ई। बोलो भाई, ये देखो यहां से अभी ये मैग्निफिकेशन आया था, अभी यहां से ये मैग्निफिकेशन आया है। बोलो बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? नहीं आ रहा है? ठीक है? इतनी बात आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को ना आया हो तो मुझे बताओ। अब जब यहां तक समझ में आया तो इमेज और ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट को? सॉरी ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्लेस इस तरह से कर सकते हैं। फॉर लेंस आपने पढ़ाया है m इज इक्वल टू वी बाई यू, जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एच आई अपॉन एच ओ को वी बाई यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां से आ जाएगा वी ओ यू ओ डी अपॉन यू ई, और ये माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑलरेडी था, लगेगा। सर ये डी बाई यू ई आया है, डी बाई यू ई आया ना? जरा याद करो, पहले केस में हम लोग क्या करते थे? इसको रिप्लेस करते थे ना, 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाता था, नहीं हो जाता था? तो यानी यहां से क्या हो जाएगा? रिप्लेस डी बाई यू ई टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है? तो जैसे ही रिप्लेस करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ये कौन सा आ गया? जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन निकल के आ गया। ठीक है? तो बोलो बात समझ में आई? इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व होते थे। अब यहाँ पे u और v पे ये क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन रही थी, तो इस पे कहोगे सर इसको नहीं हटाया जा सकता क्या? है ना? बात आ रही है कि सर यहाँ पे आपने यहाँ पे वी नॉट और यू नॉट क्यों रखा है? इनको भी हटा दीजिए। तो ये भी हट सकता है, लेकिन वो एक स्पेशल केस बनेगा। जनरल फॉर्मूला यही है, जनरल फॉर्मूला यही है। स्पेशल केस क्या बनेगा पता है? When object is placed just near to the focus। यानी स्पेशल केस कौन सा बना यहां से? स्पेशल केस, हाँ स्पेशल केस क्या बना? जब आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी क्लोज टू द फोकस, तो यहां से यू नॉट की वैल्यू तो तुम्हारे लिए एफ नॉट बन जाएगी। तो वी नॉट क्या होगा? अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, और उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इन दोनों के बीच की लेंथ, दैट इज ट्यूब लेंथ।
क्या बोलेंगे? कौन सा ट्यूब लेंथ, जिससे ऐसे ऐसे करके देखा जाता है ना, तो ट्यूब लेंथ हो जाएगी, उसको L डिनोट कर देंगे। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला V नॉट हो जाएगा वो L बन जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा माइनस L बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये स्पेशल केस का फॉर्मूला बनेगा। पूरा समझ में नहीं आया तो बोलो डेरिवेशन आया कि नहीं आया? तो ये 5 नंबर में क्या पूछा जाता था? करीब ये 3-4 नंबर में तो हो ही जाता था। 1 नंबर में इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देते थे तो 5 नंबर का कंप्लीट हो जाता था। ये माइनस साइन क्यों आया? कहाँ पे? यहाँ पे देखो ना, ये माइनस पहले से चला आ रहा है। यहाँ देखो ना, एक सुनो सुनो, जब रखेंगे तो ये डी भी तो माइनस में है, और ये ए डैश बी डैश नेगेटिव में क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। कुछ समझ में आया? हालांकि ये पोर्शन देखो ऐसा था कि जो एग्जाम में से हट चुका है, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए किया गया है कि अगर कोरोना ना होता तो ये आपके एग्जाम में जरूर आता। ठीक है, और अब घर में जाकर के एक प्रैक्टिस करना है इसको कि कर पाते कि ना कर पाते। ठीक है, टाइम कितना हुआ? ठीक है, तो इतना हम लोगों को करना है। बाकी कल अगर और दे दोगे तो एक दिन में टेलीस्कोप भी हो जाएगा। परसों से हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही।